इस वीडियो में हम एक ऐसे पीएसयू स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो अपने लॉन्ग टर्म चार्ट पे बेस बनाने का कोशिश कर रहा है और प्रोबेबली यहाँ से ऊपर मूव भी किया है। तो देखेंगे कि इस चार्ट में क्या ऐसा देखने मिलता है। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए, आप अगर पीएसयू बैंक कैटेगरी की बात करें, ठीक है, सबसे पहले जो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि फाइनेंशियल्स किसी भी टाइप का, चाहे बैंक हो, नॉन बैंक हो, एनबीएफसी हो, असेट मैनेजमेंट हो, कुछ भी हो, सबसे एक जो इम्पोर्टेंट रेशियो उन पे एप्लीकेबल होता है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी, क्योंकि उनका असेट और लाइबिलिटी दोनों पैसा है। ठीक है, तो उनके लिए रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत इम्पॉर्टेंट है रेशियो। नंबर 2, पीएसयू बास्केट में बहुत ही कम ऐसे बैंक है, पीएसयू बैंक बास्केट में, जिनका पॉजिटिव रिटर्न ऑन इक्विटी है, और उसमें से बैंक ऑफ बड़ौदा एक है। सो आप अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये बोल सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो बाकी बैंक से रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सो उस बेस पे अगर बात करें तो आपको देखने मिलेगा जो शेयर प्राइस है वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी दिखती है। मैं रिलेटिव फॉर्मेट में बात कर रहा हूँ। सो इस बैकड्रॉप में हम इस चार्ट का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है लॉन्ग टर्म, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो ये है आपका पहला सपोर्ट लेवल इम्पोर्टेंट, जहाँ से ये बाउंस बैक किया है, और यहाँ अगर टूटता है तो दूसरा सपोर्ट आएगा 26। ये सबसे ज़रूरी है कि सपोर्ट लेवल आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। 26 से नीचे गया तो 17, और उसके नीचे गया तो 13। ऊपर के तरफ जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो है 59, दूसरा रेजिस्टेंस है 89, और तीसरा रेजिस्टेंस है 206। ठीक है, 206 से आप बोल सकते हैं 234 तक ये एक बैंड है, लेकिन ये मोटा मोटी आपका ऊपर का टारगेट या रेजिस्टेंस समझ लीजिए। अब एक चीज़ देखिए कि यहाँ से यहाँ तक भी अगर जाए तो भी 350% का रिटर्न होता है। कोई भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड तब तक शुरू नहीं होगा जब तक ये इसके पार ना चले जाए 234 के ऊपर। ये क्लियर हो गया। नाउ, इकोनॉमिक रिफॉर्म अगर आता है, सो बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे पहला बेनिफिशियरी होता है उसका, राइट। और उसमें से पीएसयू बैंक जो है स्पेशल कैटेगरी होल्ड करता है। उसके रीजंस हैं, पहले तो उनके ब्रांच का रीच, उनके बिजनेस का रीच, और जहाँ तक वो फैले हुए हैं। नंबर 2, उनके पीछे जो उनका प्रमोटर खड़ा है। ठीक है। नंबर 3, अगर आप जैसे मैं रिलेटिव कंपैरिजन किया, उसके बैकड्रॉप में देखें तो आपको समझ में आएगा कि एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेंथ दिखता है कहीं ना कहीं पे। ठीक, तो इस सब का अगर कॉम्बिनेशन मिला है तो आपको इसका पर्सपेक्टिव जो है अच्छा दिखता है। बट एक चीज़ यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, पीएसयू बैंक्स का जो आयरनी रहा है वो ये रहा है कि हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 2010 का रैली है, उसके बाद से कंटिन्यूसली 2010 से 2019 तक ये एक रेंज में ट्रेड किया, उसका टूट गया नीचे की तरफ, ट्रेंड ब्रेक हो गया। अब ये फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सो आपको जो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ करना है वो ये है कि आपको अगर इस स्टॉक्स में इंटरेस्ट है तो आपको रेंज के बाहर नहीं सोचना है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा हम ये स्टॉक ले लेंगे। नहीं, वैसा नहीं करना है। आपको जो काम करना है वो ये है कि जो रेंज है उसी के अंदर रहे फिलहाल। आप अगर बहुत बुलिश है तो 234 के ऊपर ना जाए, उसके ऊपर अगर जाना है तो एक बार क्रॉस हो जाने दीजिए। अभी मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ, चार्ट बेसिस पे क्रॉस हो जाने दीजिए। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि स्ट्रेंथ क्या है, जो बैंक्स के तरफ से क्या कमेंट्री आ रही है, इकोनॉमी की हालत कैसी है,
उस हिसाब से फिर आगे का डिस्कशन या बात होगा। तब तक के लिए ये जो सपोर्ट पॉइंट्स है वो सफिशिएंट है। नाउ कमिंग टू द डेटा, 24,000 करोड़ का है। यहाँ पे देखिए, मैं जो बोल रहा था, बहुत सारे बैंक्स है, PSU बैंक्स के जो बहुत बड़े और पुराने बैंक्स है, ठीक है, भले ही मार्केट कैप उनका बहुत कम हो गया है लेकिन तो नेगेटिव रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड है, लेकिन इसका पॉजिटिव है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है इसका कंपैरेटिवली। तो सेल्स ग्रोथ कम है बोल सकते हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का आपको पता ही हालत कैसा है। यहाँ पे एक टाइम पे 2010-11 तक जो था इनका ROE वो कम्प्लीटली नेगेटिव और फिर सिंगल डिजिट में चला गया, वो भी लोअर एंड में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रमोटर जो था 59% से 71%। देखिए यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अपना 59% से 71%, मतलब अराउंड 11% का 12% का स्टेक बढ़ाया है यहाँ पे ओवर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स। वहीं FIIs ने 12 से 4 कर दिया है और TIIs ने अपना जो स्टेक है 21 से 13 कर दिया है। बाकी जो थोड़ा बहुत स्टेक बढ़ा है, ये बढ़ते घटते रहता है, वो है पब्लिक का। आप एक चीज़ याद रखिए, जो FIIs DIIs है वो जल्दी बेचने खरीदने वाले नहीं है। एक्टिव फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये अगर पोर्टफोलियो में खरीदता है तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो उसी इंस्टीट्यूशन को खरीदते हैं जहाँ ग्रोथ दिखता है। और मैं जो यहाँ पे बात किया, ये सब टेक्निकल के ऊपर बात किया। सो आप अगर इस चार्ट को डेटा से रिलेट करके देखेंगे, सो आपको लगेगा तो अगर आप इस दोनों को रिलेशनशिप देखते हैं तो आपको लगेगा कि ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। लेकिन हमको पता है जो शेयर प्राइस है वो अपने ही तरीके से मूव करता है, वो मार्केट सेंटीमेंट पे मूव करता है, वो फॉरवर्ड लुकिंग होता है शेयर प्राइस, और फंडामेंटल जो होता है बैकवर्ड लुकिंग होता है, ठीक है। क्योंकि पिछले 3 महीने का जो भी हुआ है वो अभी रिपोर्ट हो रहा है। तो उस सेंस में अगर देखें तो ये जो रैली दिखेगा शेयर प्राइस में वो ट्रेडिंग रैली दिखेगा, सस्टेनेबल रैली नहीं दिखेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला शुरू में कि आप अगर बहुत बुलिश हो रहे हैं तो आप यहीं तक होइए, उसके बाद अगर ऊपर गया तो हम फिर नया जो है उसके ऊपर देखेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।